गुड इवनिंग आप सभी को। हम 8 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सर। ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। प्लीज़ मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरा आवाज़ आप तक पहुँच रहा है। प्लीज़ यस और नो में। थैंक यू, थैंक यू। अभी जैसे हम कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ये सब्जेक्ट देख रहे थे, तो पिछले लास्ट लेक्चर तक हमने यूनिट 3 यहाँ पर कंप्लीट किया था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी सब्जेक्ट जिसका कोड है 28214। आज हम यूनिट 4 की तरफ मुड़ेंगे। यूनिट 4 क्या है? यूनिट 4 का नाम है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। सेफ्टी इन डिमोलिशन एंड एक्सकेवेशन। सो डिमोलिशन और एक्सकेवेशन एक्टिविटी क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। डिमोलिशन मतलब कोई भी स्ट्रक्चर को गिराना, उसे हम डिमोलिशन कहते हैं। कोई भी जो सिविल स्ट्रक्चर है उसको गिराना, डिमोलिश करना, उस एक्टिविटी को डिमोलिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, मान लो कि कोई पुराना घर है या कोई पुरानी बिल्डिंग है जो अभी अनसेफ हो चुके हैं, रिस्की हो चुके हैं। अब भाई उसके जगह पर कोई नई बिल्डिंग हमें बनानी है, तो सबसे पहले उस जगह पर उस बिल्डिंग को यहाँ पर हमें डिमोलिश करना पड़ेगा, या तो उस स्ट्रक्चर को। मैं सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर को हमें डिमोलिश करना पड़ेगा। अब ये हो गया बिल्डिंग का एग्जाम्पल। मान लो कि कोई पुल हो सकता है, कोई ब्रिज है कि 100 200 300 साल पुराने, भाई अभी अनसेफ है। ठीक है, बहुत डैमेज हो चुका है, मेंटेनेंस के परे जा चुका है, कि अभी कोई भी आप मेंटेनेंस वगैरह पैचिंग एक्टिविटी करके उसको ठीक नहीं करा सकते। अब उसका लाइफ भी खत्म हो चुका है, कभी भी ये गिर सकता है। देन हमें वो स्ट्रक्चर डिमोलिश करना पड़ता है। थर्ड सॉरी, डिमोलिशन कब हो सकता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। एग्जाम्पल के अर्थक्वेक आया है। ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से नई बिल्डिंग है लेकिन उसमें दरारें बहुत ज्यादा यहाँ पर गहरी जा चुकी है और वो अभी इंस्टेबल हो चुका है। तो भाई हमने क्या किया, स्ट्रक्चरल ऑडिटर को बुलाया कि भैया ये देख लीजिए, यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, बहुत सी स्ट्रांग था, तो उसके वजह से यहाँ पर दीवारों में दरारें हो चुकी है। ठीक है,
तो आप एक बार इसको ऑडिट करके हमें बताइए कि क्या ये बिल्डिंग रहने लायक है नहीं है, या इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट कहता है वो ऑडिट के बाद कि भाई ये बिल्डिंग अभी अनसेफ है, आपको इसे गिराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देन आपको ये डिमोलिश करना पड़ता है। ब्रिज का भी वैसा ही, बहुत सारे परमानेंट स्ट्रक्चर का वैसे, डैम वगैरह या डैम का पार्ट हो गया तो उसको भी हमें डिमोलिश करना पड़ता है, उसके जगह पर नया यहाँ पर हमें ये करना पड़ता है, स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। तो डिमोलिशन एक्टिविटी आप समझ गए होंगे। देन एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मतलब कि सिंपल एक ऑपरेशन है खोदना। ठीक है, जमीन को खोदा जाता है कंस्ट्रक्शन के वक्त, फुटिंग्स वगैरह पर्पज के लिए, आप सभी को पता है, तो वहां पर ये एक्सकेवेशन ऑपरेशन है। ठीक है, अब डिमोलिशन में हमें ये देखना है कि भाई परमिट टू वर्क क्या रहता है, डिमोलिशन का सीक्वेंस क्या है, डिमोलिशन का इम्पैक्ट होता है किस किस चीज पर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उसके अगल बगल वाले जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, उनको क्या खतरा है इससे। डिमोलिशन में अगर मान लो कि हमने एक्सप्लोजिव्स वगैरह का इस्तेमाल किया है तो उससे क्या खतरा है, क्योंकि जनरली एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाता है जो कॉलम्स वगैरह है उसको गिराने में। ठीक है, तो जनरली इम्प्लोजन भी किया जाता है। तो उसके वजह से भी यहाँ पर क्या खतरा हो सकता है, अगर इम्प्लोजन का सीक्वेंस वगैरह मिसमैच नहीं हुआ, एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑफिसर का जो भी ये था वो गलत निकला, तो उसके वजह से भी यहाँ पर बिल्डिंग इम्प्लोजन होने के बजाय कोलैप्स हो सकती है दूसरी बिल्डिंग के ऊपर, तो ये भी खतरा बना रहता है। तो ये सारे एक्टिविटीज हजार्डस है, और उसमें क्या सेफ्टी लेनी चाहिए ये यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर एक्सकेवेशन एंड ट्रेंचिंग, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर समझेंगे। एक्सकेवेशन ट्रेंचिंग का क्या प्रोसीजर रहता है, अंडरग्राउंड यूटिलिटी किस तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है, उसका क्या प्रोसीजर है, आइडेंटिफाई होने के बाद उसमें आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। चलो, तो सबसे एक्सकेवेशन तो हमने समझ लिया, अब ट्रेंचिंग की बात करते हैं हम। ट्रेंचिंग क्या रहता है, आप में से कोई कंस्ट्रक्शन में से है, कोई एक्सप्लेन करेगा ट्रेंचिंग क्या रहता है। ट्रेंचेस वगैरह आप यहाँ पर ये करते हो, अगर आप में से कोई एक्स कंस्ट्रक्शन में है तो प्लीज आप बताइए कि ट्रेंचिंग ऑपरेशंस क्या रहता है। अरुण, विवेक, किरण। नहीं सर, ट्रेंचिंग ओके, का कुछ नहीं मालूम। ट्रेंचिंग क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि मैं आपको इमेज से दिखाता हूँ, ट्रेंचिंग एंड एक्सकेवेशन। ये ट्रेंच है। ये दिख रहा है आपको, ये एक्सकेवेशन है। एक्सकेवेशन का मतलब कि खोदना जमीन को। ठीक है, लेकिन ये जो बना है ये ट्रेंच बना है। अब आप बोलोगे कि सर इसे हम खोदना ही कहते हैं, तो ट्रेंच में और एक्सकेवेशन में क्या डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो इसका जो डेप्थ है, जमीन में जितना ज्यादा खोदा गया है, जो डेप्थ है वो इसके विड्थ से ज्यादा है। इसका जो डेप्थ है, मतलब जितना अंदर खोदा गया है, वो इसके जो विड्थ है उससे ज्यादा डेप्थ में खोदा गया है, इसके वजह से इसे ट्रेंच कहा जाता है। ऐसा कोई भी खोद काम जहां पर डेप्थ उसके विड्थ से ज्यादा होती है उसे हम ट्रेंच कहते हैं। अभी क्लियर है। मैं आपको एक्सकेवेशन का यस सर। फोटो, क्या क्लियर है, यस और नो। विड्थ से ज्यादा अगर उसकी डेप्थ हो जाए, ठीक है, तो उसे हम ट्रेंच कहते हैं। सिंपल, यहाँ पर ये देख रहे हो, ये देखो फोटो में, यहाँ पर ये ट्रेंच का फोटो है। ठीक है, जनरली ट्रेंचिंग कब की जाती है पता है, मान लो कि कोई पाइपलाइन या कोई इलेक्ट्रिकल केबल वगैरह वहां पर ले करने हैं, जमीन में अंडरग्राउंड डालनी है आपको, तब ये किया जाता है। ठीक है, अब मैं सर, अब मैं एक्सकेवेशन के कुछ फोटो दिखाता हूँ आपको कि अब आप इसे ट्रेंचिंग कहोगे क्या, यस और नो। क्या आप इसे ट्रेंचिंग कहोगे क्या। ये देखो, ये फोटो दिख रहा है आपको। हाँ। तो नो। क्या आप इसे नहीं, गुड, क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि आपको पता है ट्रेंचिंग में क्या रहता है कि डेप्थ ज्यादा रहती है। ट्रेंचिंग का इस्तेमाल जो है वो तब किया जाता है जबकि
डेप्थ ज्यादा होती है उसके विड्थ से। कोई अंडरग्राउंड पाइपलाइन हो गया, गैस का लाइन हो गया या केबल हो गया, वो ले करने के लिए यहाँ पर वहां पर वो किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सकेवेशन एंड ट्रेंचिंग। एक्सकेवेशन एंड ट्रेंचिंग प्रोसीजर्स क्या है वो आगे देखेंगे। अंडरग्राउंड यूटिलिटी आइडेंटिफिकेशन। अब क्या रहता है, मान लो कि ये एक्सकेवेशन एक्टिविटी चालू है, ट्रेंचिंग एक्टिविटी चालू है उसमें। अब जमीन के अंदर कोई पाइपलाइन गया है, कोई गैस का लाइन गया है, कोई इलेक्ट्रिक का लाइन गया है, तो ऐसे जो चीजें हैं उनको अंडरग्राउंड यूटिलिटीज कहा जाता है। इलेक्ट्रिक लाइन, पाइपलाइन, गैस लाइन, ठीक है, तो या फिर टेलीफोन लाइन, इंटरनेट केबल्स, तो इनको क्या कहा जाता है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज कहा जाता है। तो भैया खोदने से पहले आपको प्लानिंग करना पड़ता है कि कहाँ पर खोदना है, उसका मार्किंग वगैरह, क्या अंडरग्राउंड में कुछ यूटिलिटीज मौजूद है क्या, तो उसको आइडेंटिफाई करना आपका फर्ज बनता है। अगर खोदते खोदते अगर कोई गैस का पाइपलाइन लीकेज हो गया या कोई पानी का पाइपलाइन लीकेज हो गया, तो आपकी जिम्मेदारी होती है वहां पर, ठीक है। तो वहां पर आपको जुर्माना भरना पड़ता है, आपको ठीक भी करके देना पड़ता है, आपको कार्रवाई भी हो सकती है आपके कंपनी के ऊपर। तो सबसे पहले तो खोदने से पहले, एक्सकवेशन करने से पहले वो आइडेंटिफाई करना है हमें कि भाई ये एक्टिविटी क्या है। अब जब आप एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने को स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको उस प्लॉट का या जहां पर भी एक्सकेवेट करना है वहां का अंडरग्राउंड यूटिलिटीज का ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। ब्लूप्रिंट मतलब कि वहां पर कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल लाइन गई है, क्या है, तो वो आपको कौन देगा वो ब्लूप्रिंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमआईडीसी, या जहां पर भी जो अथॉरिटी है, ग्राम पंचायत वगैरह, वो आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देगी कि भाई यहाँ से यहाँ पर गई है। कभी कभी क्या रहता है कि उसके ऊपर भी, जमीन के ऊपर भी वो गैस के पाइपलाइन का मार्किंग वगैरह रहता है। जनरली आपने गैस पाइपलाइन का देखा होगा कि वो माइलस्टोन लगा देते हैं, एक पत्थर वगैरह रख के माइलस्टोन जैसा, और उस पर लिख के देते हैं कि कितना मीटर का यहाँ पर डेप्थ में अंडरग्राउंड ये है, यूटिलिटीज है, गैस का लाइन है हमारा, तो ये सब वो मार्क करके देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया। दूसरा हो गया कि आपको इलेक्ट्रिक का लाइन, तो इलेक्ट्रिक का जो भी कंपनी है उनसे आपको ये मिलेगा इन्फॉर्मेशन, तो ये सब आपको कलेक्ट करना पड़ता है। जनरली ये अथॉरिटी आपको प्रोवाइड कर दी है, जो भी टाउन प्लानिंग अथॉरिटी है उनके पास अगर आप जाओगे तो ये आपको प्रोवाइड करके देती है कंपनी को जनरली। तो ये पता करके, मार्किंग करके देन आपको एक्सकेवेशन करना है। अगर मान लो कि फिर भी आपको एक्सकेवेशन करना है, तो डेप्थ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो कि 2 मीटर के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रिक का लाइन गया है, तो आपको वहां पर 1 मीटर तक खोदना है, 1-1.5 मीटर तक, उसके बाद फिर मैनुअली एक्सकेवेट करना है, वरना वहां पर वो लाइन डैमेज हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फायर स्पार्किंग, तो यहाँ पर खतरे बन सकते हैं अगर हमने सही तरीके से एक्सकेवेशन ना किया हो तो, ठीक है। देन उसके बाद अंडरग्राउंड यूटिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जनरली ब्लूप्रिंट यहाँ पर सबसे पहले काम आता है। ओके। एंड टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, मैंने जैसे बताया आपको, यूटिलिटी डिटेक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। सेफ्टी इन ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। जनरली टनल्स वगैरह में ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें क्या सेफ्टी लेनी है वो यहाँ पर हम देखेंगे। जब आप एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करते हो तो उसमें कौन कौन से लाइसेंस और ऑथोरिटीज रहता है। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव्स का वहां पर आपको परमिशन लगता है, लाइसेंसेस आपके पास होने चाहिए। शोरिंग शटरिंग क्या है, उसमें भी आपको सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से लेना है वो भी यहाँ पर देखना है। मैं आपको शोरिंग और शटरिंग दिखाता हूँ क्या है। ये येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, वो शोरिंग है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, हमने ट्रेंच खोद दिया, ये ट्रेंच दिख रहा है आपको, ट्रेंच खोद दिया, इसके अंदर यहाँ पर आपको पाइप दिख रहा है, यस और नो, प्लीज मुझे बताइए। पाइप दिख रहा है आपको, ले 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 किया हुआ, यस। ठीक है। अब ये दोनों छोर पर, इसके ये येलो कलर के जो दिख रहे हैं आपको, ये शोर से शटर से यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। और उसके बीच में ये ब्लू कलर का आपको यहाँ पर सपोर्ट बार नजर आ रहा होगा।
अब ये क्यों है? क्योंकि ये मिट्टी जो है इसके अंदर ना धस जाए, यहाँ पर जो भी आदमी वो काम कर सके, मिट्टी अंदर ना गिरे या मिट्टी का पार्ट अंदर ना गिरे। क्योंकि बहुत बार यहाँ पर ये जो केविंस होता है, केविंस मतलब कि मिट्टी का पार्ट ढह जाना अंदर, तो उसके नीचे दब के बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है, लेबर हो गया या जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी मौत भी हुई है। तो वो ना हो इसके वजह से हमें ये करना पड़ता है। दूसरा, हमारे काम में भी उसके वजह से दिक्कत आती है। अगर वो ना किया तो यहाँ पर हमारा काम लेट हो सकता है, मिट्टी धस के सही से हमें क्लियरिटी या फिर विजिबिलिटी नहीं आएगी, उसके वजह से हमें ये शोरिंग करना पड़ता है। आप, आई होप आपको समझ आ गया कि शोरिंग क्या है। ठीक है। तो जिसमें शटरिंग किया जाता है, बीच में सपोर्ट बार लगाया जाता है। शटरिंग क्या है? सेम है। शोरिंग शटरिंग में मेन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शटरिंग यहाँ पर आपको आ रहा होगा, जब हमारे घर में स्लैब किया जाता है, रूफ, ठीक है, तो वहां पर नीचे कुछ शीट्स लगाए जाते हैं, उसके नीचे बाम्बू वगैरह बल्ली का सपोर्ट दिया जाता है, तो उसी तरीके से बड़े लार्ज स्ट्रक्चर में इस तरीके से शटर बिठाया जाता है, तो उस काम को शटरिंग कहा जाता है। कभी कभी कॉलम में भी आपको दिखा होगा कि शटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो शटरिंग ऑपरेशन वही है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके। ये देखिए इस तरीके से शोरिंग और शटरिंग की जाती है। लॉन्ग ट्रेंच होगा तो इस तरीके से। आगे, सेफ्टी मेजर जनरली इंस्टॉल करते वक्त आपको ज़्यादा ख्याल रखना है, और जब आप डिसमेंटल करते हो, शोर्स शटरिंग्स वगैरह निकालते हो, तब आपको यहाँ पर ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है। आपके पास इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान होना चाहिए कि मान लो कि अगर कोई बंदा फंस जाता है, केविंस हो जाता है, मिट्टी वगैरह गिर जाती है निकालते वक्त, तो आपको यहाँ पर उनका ख्याल रखना है। इमरजेंसी में जनरली जल्द से जल्द जितना हो सके उतना उनको बाहर निकालना है, क्योंकि 5-10 मिनट के बाद अगर उसका सांस नहीं ले पाए वो, तो फिर ये दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कन्फाइंड स्पेस एंड टनलिंग, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। कन्फाइंड स्पेस एंड टनलिंग क्या है? अब कन्फाइंड स्पेस मतलब कि ऐसी स्पेस कि जहां पर, कन्फाइंड स्पेस का मतलब होता है कि ऐसी स्पेस कि जहां पर वो आदमी के लिए रहने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है, लेकिन वहां पर वो इसके लिए बनाया है कि आदमी वहां पर जाके काम कर सके, ठीक है, और वहां पर लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस है कन्फाइंड स्पेस का। अब अगर हम कन्फाइंड स्पेस के एग्जांपल देखेंगे, तो कन्फाइंड स्पेस का एग्जांपल अगर आप देखना चाहोगे तो अंडरग्राउंड कोई टैंक हो सकता है। अगर आप देखोगे अंडरग्राउंड टैंक क्या हमारे रहने के लिए बनाया गया है क्या? नहीं, लेकिन वहां पर आदमी जाके काम कर सकता है। नंबर 2, टैंक में जाने के लिए, कोई अंडरग्राउंड टैंक होगा उसमें जाने के लिए लिमिटेड जगह रहती है, राइट, और आने जाने के लिए लिमिटेड जगह है। नंबर 2, वहां पर जाके आदमी काम कर सकता है, ठीक है, और वो रहने के लिए नहीं बनाए हैं। ये 3 कंडीशन जहां पर एप्लीकेबल रहेगी, ऐसे हर एक स्पेस को कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। जैसे कि टनल हो गया, या फिर आपका टैंक हो गया, साइलोज हो गए। साइलो जनरली बड़े बड़े कंपनी में स्टोरेज के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, साइलोज का। ठीक है। तो ये सारे कन्फाइंड स्पेस के एग्जांपल्स हैं। अगर आप एलपीजी बुलेट ले लीजिए, टैंकर्स ले लीजिए, तो ये भी कन्फाइंड स्पेस के एग्जांपल है। ये आदमी के रहने के लिए नहीं बनाए हैं, आने जाने के लिए लिमिटेड एंट्री है, लेकिन इतनी जगह होती है कि वहां पर आदमी जाके काम कर सके, जैसे कि मेंटेनेंस हो गया या कोई भी एक्टिविटी वहां पर वो जाके कर सकता है। ओके। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर सीवेज लाइंस हो गया, तो वो भी यहाँ पर कन्फाइंड स्पेस का एग्जांपल है। गटर्स वगैरह जो होती है सीवेज लाइन, तो वो भी कन्फाइंड स्पेस का ही एग्जांपल्स हैं। उसके बाद वेंटिलेशन प्रोविजन इन टनलिंग किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि फ्रेश एयर का सप्लाई के लिए आप कौन सा एचवीएसी सिस्टम वगैरह इस्तेमाल करते हो। उसके बाद पाइलिंग एंड सेफ्टी इन यूजिंग ऑपरेटिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट रिलेटिंग टू द अबव वर्क, इसके बारे में देखेंगे। फाउंडेशन, प्लांट, मशीनरी एंड स्ट्रक्चर्स, तो ये सब इसमें रहने वाला है।
अब हम सीधा मुड़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ, ताकि आपको अच्छे से आइडिया आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से बातचीत करना चाहूंगा कि किस तरीके का आपका रिजल्ट रहा है। आई होप अच्छे ही मार्क्स वगैरह आपको मिले होंगे। फिर भी एक बार मैं पूछ लेता हूँ, विवेक जी कैसा स्कोर रहा आपका? चलिए, अच्छा था। हमारा तो इससे पहले वाला ही हो गया था एग्जाम। अच्छा। हम्म। हेलो। हाँ, आपका, हाँ, ये आपका अभी रेगुलर बैच में, आप स्पेशल स्पेशल बैच में बैच नहीं हो, नहीं थे राइट? सर। हाँ आई नहीं थिंक आप सर, सभी नहीं। रेगुलर बैच में हो। यस सर। आप में से कोई भी स्पेशल बैच में नहीं था। यस यस। ओके ओके। चलो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हमारा यूनिट 4 क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। ठीक। नंबर 1, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग अ डिमोलिशन प्रोजेक्ट? कोई भी काम करने से पहले, सब मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि भाई आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग के अगर आप काम करोगे तो उसमें गड़बड़ होगी, उसमें गलतियां होगी, ज्यादा वक्त लगेगा। तो उससे अच्छा है कि भाई आप प्लानिंग करके चलो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग अ डिमोलिशन प्रोजेक्ट? तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जब आप डिमोलिशन का प्लानिंग करके चलते हो, फर्स्ट स्टेप कंडक्टिंग अ स्ट्रक्चरल सर्वे। सबसे पहले आप प्लानिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर को मुझे गिराना है, मतलब कौन से स्ट्रक्चर को मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिमोलिश करना है। क्या वो कोई ब्रिज है, क्या वो कोई बिल्डिंग है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर पहले डिसाइड करना पड़ेगा, देन आपको स्ट्रक्चरल सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा। ओके, सर्वे किस तरीके का कि भाई इसका लाइफ कितना है, इसका सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है, इसके कॉलम कहाँ कहाँ पर है। मुझे अगर इसको गिराना है तो मुझे कहाँ पर एक्सप्लोजिव्स लगाना पड़ेगा। एक्सप्लोजिव्स का मतलब होता है कि वो फटते हैं, देखो डायनामाइट वगैरह जो भी, जनरली इसके एक्सप्लोजिव्स वगैरह डिफरेंट रहते हैं, तो वो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, प्लान करने पड़ते हैं। ओके। ये पूरा स्ट्रक्चरल सर्वे कंडक्ट करने के बाद फिर आप ये डिसाइड करते हो। अब मैंने जो आपको बताया है वो तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है कि मुझे एक्सप्लोजिव्स कहाँ पर लगाने हैं। दूसरा, कभी कभी जेसीबी वगैरह, एक्सकेवेटर, उनके हेल्प से भी यहाँ पर छोटा अगर कोई ये हो तो उसको डिमोलिश किया जाता है। तो स्ट्रक्चर को तो वो देखा जाता है कि छोटा स्ट्रक्चर है भाई, हम यहाँ पर एक्सकेवेटर के साथ भी डिमोलिशन कर सकते हैं, एक्सप्लोजिव्स की जरूरत नहीं है। थर्ड, ये स्ट्रक्चर जो है, क्या इसमें सारी यूटिलिटी सप्लाई कट की गई है, जैसे कि पानी की लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन? क्योंकि डिमोलिश करते वक्त फिर कोई हानि ना पहुंचे। कभी कभी गैस की लाइन होती है तो उसका पूरी तरीके से आइसोलेशन किया गया है क्या, तो ये यहाँ पर हम सर्वे में देखते हैं जनरली। ठीक है। अभी कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि डिमोलिशन करना है तो मान लो कि भाई आज डिसाइड किया और नेक्स्ट वीक में चलो फटाफट सर्वे करके डिमोलिश किया जाता है। बहुत भाई महीने लगते हैं, कई महीने लगते हैं उसके प्लानिंग में। ठीक है। फिर ये सारी चीजें होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब हम ये सारी चीजें देखते हैं, यूटिलिटीज, उनका सर्वे करना पड़ता है हमें। ओके। उसके बाद जो आपका एक्सप्लोजिव्स का सेटअप पॉइंट्स है वहां पर उसका सर्वे करना पड़ता है। ठीक है। देन आपको परमिशंस लेनी पड़ती है, जो भी एक्सप्लोजिव्स है, चीफ इंस्पेक्टर एक्सप्लोजिव्स, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है, एनओसी मिलने के बाद फिर आप डिमोलिश करते हो। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है कि भाई आप जो भी स्ट्रक्चर है उसका थोरोली सर्वे कीजिए। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हजार्ड एसोसिएटेड विद द डिमोलिशन एक्टिविटी? सबसे बड़ा धोखा क्या है कि भाई स्ट्रक्चर इंस्टेबिलिटी। कभी भी अगर कोई भी छोटी सी चूक हो जाए तो भी यहाँ पर क्या हो सकता है कि स्ट्रक्चर इनस्टेबल हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। और अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, तो वो दूसरे स्ट्रक्चर में जाके, रोड हो गया या फिर दूसरे बिल्डिंग्स हो गई, तो उस पर जाके कोलैप्स हो सकती है, उनको भी डैमेज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ऑब्टेनिंग डिमोलिशन परमिट? देखो, कोई भी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको सबसे पहले तो डिमोलिशन का परमिट लेना पड़ेगा। उसके बिना आप कोई भी स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके पास लीगल राइट नहीं है। अब परमिट लेते वक्त वो भी ऐसा नहीं कि सीधा जाएंगे और आपको परमिट पर सिग्नेचर कर देंगे, वो भी सर्वे करेंगे। वो भी आपसे ड्यू डिलिजेंस मांगेंगे कि आपके पास टीम कैसी है, क्या मेथड है आपका डिमोलिशन करने का।
तो उसके बाद ही वो परमिट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें हैं, और उनकी फीस वगैरह रहती है, वो भी आपको कुछ लिमिटेशंस देंगे, देन आप डिमोलिशन कर सकते हो। ओके। तो जब आप डिमोलिशन का परमिट, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से आ गया, दूसरा हो गया आपका वर्क परमिट इंटरनल। तो जब डिमोलिशन वर्क का आप जब इंटरनल वर्क परमिट देते हो तो उसमें भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेक की जाती है, जिसमें लीगल भी आता है और आपकी सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट, इन डिमोलिशन व्हाट इज द रोल ऑफ सीक्वेंस प्लान। हाँ, सीक्वेंस प्लान यहाँ पर क्या रोल है इसका, कि कौन सा सीक्वेंस है यहाँ पर हम डिमोलिशन करेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड मेथड टू मिनिमाइज रिस्क, इस वजह से यहाँ पर आपको सीक्वेंस प्लान करना पड़ता है कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर को डिमोलिश करोगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ डिमोलिशन फॉर बिल्डिंग लोकेटेड इन अ कंजस्टेड एरिया। सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो भी बिल्डिंग कंजस्टेड एरियाज में है, सेचुरेटेड एरिया में है, यहाँ पर आपको सबसे सेफ तरीका कौन सा है डिमोलिश करने का। भाई, मैनुअल तरीके से आप यहाँ पर डिमोलिश कीजिए, दैट्स इट, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, मशीनरी के साथ जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, 19-20 यहाँ पर हो सकता है, उसके वजह से ये सारी चीजें आपको ख्याल रखनी पड़ती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सेफ्टी कंसर्न व्हेन यूजिंग एक्सप्लोजिव्स इन डिमोलिशन। कि भाई क्या मेजर सेफ्टी कंसर्न है व्हेन यूजिंग एक्सप्लोजिव्स इन डिमोलिशंस। फ्लाई रॉक एंड एयर ब्लास्ट इफेक्ट, हाँ, जो भी डेब्रीज वगैरह है वो यहाँ पर उड़ सकती है। ठीक है, एयर ब्लास्ट इफेक्ट यहाँ पर दूसरे बिल्डिंग्स को यहाँ पर हो सकता है। अब एयर ब्लास्ट इफेक्ट क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली कोई भी एक्सप्लोजिव जब ब्लास्ट होता है तब क्या होता है कि एक शॉक वेव क्रिएट होती है, और शॉक वेव की वजह से क्या होता है कि एक साउंड प्रेशर या एयर का प्रेशर बन के आजू बाजू जो भी स्ट्रक्चर है उनको यहाँ पर डैमेज पहुंच सकता है, बिल्डिंग में दरारें हो सकती है, कांच फूट सकती है। ठीक है, वुडन डोवर्स वगैरह है वो भी डैमेज हो सकते हैं, बोर्ड एल्यूमिनियम यहाँ पर बेंट हो सकता है। तो ये हमने एयर ब्लास्ट इफेक्ट में देखा है। जिस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है हमें गिराना है तो उसके आजू बाजू की जो बिल्डिंग है यहाँ पर उनमें ये हो सकता है। ठीक है, अगर वो कंट्रोल तरीके से नहीं किया गया है तो। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द प्राइमरी कंसिडरेशन व्हेन डिमोलिशिंग अ बिल्डिंग नियर एन एडजेसेंट स्ट्रक्चर। एडजेसेंट स्ट्रक्चर मतलब अगल बगल अगर बिल्डिंग है तो यहाँ पर आपको क्या कौन से चीजों का कंसिडरेशन करना पड़ता है। प्रोटेक्टिंग एडजेसेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द डैमेज, ये बहुत बड़ा कंसर्न माना जाता है कि भाई डिमोलिश तो ये बिल्डिंग होगी, लेकिन ये करते वक्त भाई आसपास का जो भी स्ट्रक्चर है, आसपास जो भी बिल्डिंग है, उनमें यहाँ पर कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ हजार्ड इज द मोस्ट एसोसिएटेड विद अंडरग्राउंड यूटिलिटीज ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा, फायर लगने का खतरा, वाटर लीकेज एंड सॉइल कोलैप्स का खतरा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों मैंने देखा है ये सारी चीजें तो रहती है जनरली, हम इलेक्ट्रिकल फायर वगैरह। सीएनजी का एक पाइपलाइन गया था, एक मुंबई का केस है, जनरली डिमोलिशन चल रहा था वहां पर, और एक्सकेवेशन करते वक्त गलती से क्या हुआ, वो एक्सकेवेटर मशीन का जो ये रहता है टीथ, वो पाइपलाइन को डैमेज कर दिया। सीएनजी का पाइपलाइन था वहां पर, फिर फायर स्टार्ट हुआ था एंड देन एक्सप्लोजन भी वहां पर हुआ था। उसके वजह से आसपास के जो शॉप्स वगैरह है वो भी यहाँ पर डैमेज हो चुके थे। तो ये देखा है हमने, तो ये खतरा डेफिनेटली रहता है, इसीलिए अंडरग्राउंड यूटिलिटीज आइडेंटिफाई करना और फिर यहाँ पर उनका ख्याल रखना, और नजदीक हो तो फिर मैनुअली एक्सकेवेशन या फिर मैनुअली डिमोलिशन ऑप्शन चुनना। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक टू आइडेंटिफाई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज बिफोर एक्सकेवेशन। जब आप एक्सकेवेशन करना चाहते हो तो उसके पहले कौन सा बेस्ट तरीका है। यूटिलिटी डिटेक्शन यूजिंग ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार, यस, जीपीआर, इसे एक तरीका कहा जाता है यूटिलिटी डिटेक्शन का, ग्राउंड पेनिट्रिंग डिटेक्शन। इसके किट भी मिलता है, और इसके जो सेंसर्स वगैरह हैं आपको मॉनिटर पर भी दिखा देते हैं कि कितना डेप्थ पर यूटिलिटी है, कौन सा यूटिलिटी है वहां पर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट केविंग्स ड्यूरिंग ट्रेंचिंग। तो केविंग्स का मतलब क्या है वो पहले समझ लेते हैं। ट्रेंचिंग आपको पता है कि जहां पर
डेप्थ होती है वो विड्थ से ज्यादा होती है, ऐसे एक्सकेवेशन को ट्रेंचिंग कहा जाता है, राइट। अब ट्रेंचिंग करने के बाद मिट्टी अंदर धस सकती है, गिर सकती है, राइट। तो वो गिरे ना, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या इफेक्टिव तरीका एडॉप्ट करोगे? और ऐसे मिट्टी को जब अंदर धसती है, गिरती है, तो उसे केविंस कहा जाता है, राइट। अब वहां पर आप शोरिंग कर सकते हो, स्लोपिंग या ट्रेंच बॉक्स भी वहां पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सारे प्रोटेक्टिव सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग अ डिमोलिशन प्रोजेक्ट? फर्स्ट स्टेप क्या है प्लानिंग डिमोलिशन सर्वे? प्री डिमोलिशन सर्वे आपको करना पड़ता है। विच डॉक्यूमेंटेशन इज मैंडेटरी बिफोर स्टार्टिंग अ डिमोलिशन एक्टिविटी? डिमोलिश करने से पहले कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंडेटरी है? डिमोलिशन परमिट मैंडेटरी है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ डिमोलिशन सीक्वेंस प्लान? टू सिस्टमेटिकली रिड्यूस स्ट्रक्चरल hazards. Which of the following is not a major risk associated with demolition? ऐसे भी आपको सवाल पूछा जाता है कि भाई नीचे दिए गए में से कौन सा मेजर रिस्क नहीं है डिमोलिशन एक्टिविटी से एसोसिएटेड? ठीक है, स्ट्रक्चर कोलैप्स, इलेक्ट्रोक्यूशन, इंक्रीज मटेरियल स्ट्रेंथ, एस्बेस्टोस एक्सपोजर। तो इसमें से यहाँ पर इंक्रीज्ड मटेरियल स्ट्रेंथ मतलब मटेरियल का स्ट्रेंथ बढ़ जाना, ये नहीं होता है डिमोलिशन के वक्त, ये आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द की कंसिडरेशन व्हेन डिमोलिशिंग अ स्ट्रक्चर नियर एन एडजेसेंट बिल्डिंग? ये हमने देखा है ऑलरेडी, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। What type of demolition method is the best suited for a high-rise building in congested area? Implosion, generally manual demolition है सबसे बेस्ट तरीका है। What safety measures should be taken using explosives for demolition? Securing a safe exclusion zone, ये आपको करना मैंडेटरी है ताकि वो दायरे में कोई ना रहे। जब आप एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करते हो उनके बेस कॉलम वगैरह वो ये करने में, तो आसपास कोई ना रहे, ये आपको ख्याल रखना है। और सारे लोगों का इवैक्यूएशन होना चाहिए, तो ये भी आपको ख्याल रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन हजार्ड ऑफ डिमोलिशन? नीचे दिए गए में से कौन सा कॉमन हजार्ड नहीं है डिमोलिशन का? तो वो है अर्थक्वेक जनरेशन, ठीक है, भूकंप जनरेट होना, तो ये नहीं होता है। हालांकि वाइब्रेशन होता है, इसका असर भी पड़ता है अगल बगल की बिल्डिंग के ऊपर। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर रिक्वायरिंग डिमोलिशन परमिट? प्राइमरी रीजन क्या है? तो जनरली सेफ्टी और लीगल पर्पस के लिए हम डिमोलिशन परमिट ये करते हैं जनरली। जब आप वर्क परमिट ऑब्टेन करते हो तब क्या हो जाता है कि सारी लीगल चीजें, सेफ्टी का कंसर्न वगैरह आप कंसिडर कर लेते हो, जो भी प्रोविजन दी जाती है वो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं ये करना, डिमोलिशन करना। Which of the following can cause structural instability during demolition? विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए में से कौन सा स्ट्रक्चर इंस्टेबिलिटी कॉज कर सकता है या फिर उसके वजह से स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी हो सकती है डिमोलिशन करते वक्त? पुअर सीक्वेंसिंग ऑफ डिमोलिशन, डिमोलिशिंग का जो भी सीक्वेंस है अगर वो पुअर रहा, सही नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर इंस्टेबल हो सकता है और कोलैप्स हो सकता है, टिल्ट हो सकता है, और चांसेस है कि एक्सीडेंट भी हो सकता है उसके वजह से, एडजेसेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर डैमेज हो सकता है। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट डस्ट एक्सपोजर ड्यूरिंग डिमोलिशन? स्प्रेइंग वाटर ओवर डेब्रीज, के जब हम डिमोलिशन करते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है, डस्ट उड़ती है, तो वो ना हो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि वेट मेथड का एडॉप्शन करना। वेट, वेट मतलब कि गीला। गीला कैसे होता है? तो भाई पानी डाल के, तो पानी कहाँ पर छिड़कना है? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पर पानी डालिए। दूसरा, आजकल तो वो ग्रीन नेट वगैरह का भी इस्तेमाल होता है। और जब आप डेब्रीज गिरने के बाद भी जनरल क्या होता है कि मटेरियल का जो स्पेस एम्प्टी कराते हैं हम, तो वहां पर क्या कीजिए कि वाटर स्प्रे कीजिए। वाटर स्प्रे करने के बाद क्या होता है कि मिट्टी नहीं उड़ती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ प्री डिमोलिशन सर्वे? तो भाई सबसे पहले तो
डिमोलिशन करने से पहले हम एक थोरोली सर्वे कराते हैं। तो मुझे बताइए कि उसका पर्पस क्या है भाई, कोई बताएगा? विवेक, अरुण, करण, शैलेश, आप में से कोई? कि कोई मान लो कि मुझे एक हाई राइज बिल्डिंग गिरानी है और उसके अगल बगल 4 बिल्डिंग है नजदीक, तो आप क्या क्या देखोगे प्री डिमोलिशन सर्वे में, और ये क्यों कराना जरूरी है? कोई भी एक पॉइंट बता दीजिए कि क्या रीजन है, क्या वजह है। मैंने आपको बहुत सारे रीजंस दिए हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में से ये है टू इवेल्युएट स्ट्रक्चरल वीकनेसेस एंड हजार्डस मटेरियल्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की वीकनेस क्या क्या है, तो वो देखने के लिए, और जो भी हजार्डस मटेरियल वहां पर प्रेजेंट है कि नहीं वो भी देखने के लिए। नेक्स्ट, विच सेफ्टी मेजर इज इसेंशियल फॉर वर्कर्स हैंडलिंग डिमोलिशन डिब्रीज। ठीक है, कौन कौन सी सेफ्टी मेजर यहाँ पर इसेंशियल है वर्कर हैंडलिंग, जो भी वर्कर्स हैंडल करते हैं डिब्रीज वगैरह, तो उनके लिए पीपी हैंडल करना, ये पीपी यूज करना जब आप डिब्रीज हैंडल करते हो, जैसे कि हेलमेट्स हो गया, ग्लोव्स हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, तो ये सब देखना जरूरी है। व्हाट कैन बी द मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डिमोलिशन एक्टिविटीज। तो मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है डिमोलिशन? सबसे ज्यादा तो डस्ट वगैरह उसमें से एयर में मिक्स होती है, तो उससे बहुत ज्यादा यहाँ पर एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर व्हेन प्लानिंग डिमोलिशन नियर पब्लिक एरिया। हाँ, जैसे कि मेट्रोज हो गया या फिर कोई पब्लिक प्लेस है, तो वहां पर जब आप प्लानिंग करते हो डिमोलिशन करना कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह, तो क्या कौन कौन से फैक्टर आपको यहाँ पर चेक करने हैं, स्टडी करने हैं, कंसीडर करने हैं? तो क्राउड कंट्रोल एंड पब्लिक सेफ्टी, यहाँ पर आपको जो भी बाकी के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पर आपको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं क्राउड कंट्रोल में और पब्लिक सेफ्टी में। जनरली डिमोलिशन का जो साइट है, सबसे पहले तो बैरिकेड किया जाता है, वहां पर किसी भी अनऑथराइज पर्सन को आना ये नहीं है, परमिटेड नहीं रहता है। दूसरा, मान लो कि ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए यहाँ पर आपके पास ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है वो रहता है, आरटीओज वगैरह वो भी आपकी हेल्प कर देते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें रहता है। What is the major safety hazard when demolishing a structure with asbestos containing material? एस्बेस्टोस आपने 2-3 बार सुना होगा, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा क्या है एस्बेस्टोस। देखो, एस्बेस्टोस एक इस तरीके का मटेरियल है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने और आईएलओ ने इसको बैन कर दिया है, इसका इस्तेमाल वगैरह करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस्बेस्टोस जब हम इस्तेमाल करते हैं और वो डायरेक्ट एक्सपोजर में आता है, लोगों के इनहेलेट करते हैं, सांस में वो मिक्स होके चला जाता है लंग्स में, तो एस्बेस्टोसिस नाम का यहाँ पर क्या होता है कि एक उनको एक डिसीज हो जाता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है उसमें डेथ होने की। और इसलिए एस्बेस्टोस को सीरियसली लेके यहाँ पर एस्बेस्टोसिस वगैरह ऐसे डिसीज ना हो, इसके लिए कोशिश की गई है, और उसको बहुत सारे जगह से बैन कर दिया गया है। कुछ फॉर्म में उसका इस्तेमाल करना पॉसिबल है। अब एग्जाम्पल दूं, तो आपने सीमेंट के शीट्स देखे होंगे, तो सीमेंट के सीट्स जो रहते हैं, पतरे जो रहते हैं, तो उसमें एस्बेस्टोस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच डिमोलिशन मेथड इन्वॉल्व्स रिमूविंग अ स्ट्रक्चर पीस बाय पीस। ठीक है, कौन सी ऐसा डिमोलिशन मेथड है जिसमें जो स्ट्रक्चर है उसको पीस बाय पीस निकालना कहते हैं? तो इसे डीकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अगर आप देखोगे आजकल बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह है, उनका फैब्रिकेशन वर्क किया जाता है। पहले जैसा ऐसा सीमेंट जैसा सिविल वर्क जो है वो कम होके अभी पूरा स्ट्रक्चर वर्क में उसको बिल्ड किया जाता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो टाइमिंग लगता है बहुत कम लगता है, स्टेबल भी रहता है स्ट्रक्चर। तो ये सारे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, बेनिफिट्स उससे मिलते हैं। तो मान लो कि मुझे एक प्लांट है दूसरे जगह पर शिफ्ट करना है, तो मैं डिमोलिशन करते हो क्या करूंगा, मैं उसको डिसअसेंबल करूंगा। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर पार्ट है, गर्डर्स वगैरह है, ठीक है, फ्रेम्स वगैरह है, उसको क्या करूंगा मैं, डिसअसेंबल करूंगा।
और फिर दूसरे जगह पर जाके फिट करूंगा, तो इस एक्टिविटी को यहाँ पर डीकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और दूसरे साइड पर भी अगर मुझे ये लगाना है तो मैं क्या करूंगा, फिर अगेन प्लानिंग करके असेंबल कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को पीस बाय पीस रिमूव करना, उसे डीकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। क्या आप में से कोई स्ट्रक्चर में है, क्या स्ट्रक्चर वर्क में है, जो कि पीबी शेड वगैरह बनाते हैं फैक्ट्रीज के लिए, वेयर हाउसेस के लिए, ऐसे इंडस्ट्रीज में कोई काम कर रहा है या किया हुआ है? बस ओके, आगे बढ़ते हैं। What is the best way to reduce the risk of flying debris during explosive demolition? तो जो भी स्ट्रक्चर है उसको जियो टेक्सटाइल फैब्रिक से ढकना, जिसकी वजह से मान लो कि एक्सप्लोजन भी हो जाए तो डेब्रिज वगैरह उस बिल्डिंग में ही रहे, उसके बाहर ना गिरे। और जनरली एक्सप्लोजिव्स लगाने के बाद इम्प्लोजन किया जाता है। इम्प्लोजन मतलब कि बिल्डिंग अंदर गिरती है, ऐसे नहीं कि बाहर गिरती है। एक्सप्लोजन में क्या होता है कि बिल्डिंग का जो डिब्रिज वगैरह है वो बाहर उड़ते हैं, राइट। इम्प्लोजन में क्या होता है कि बिल्डिंग अपने ऊपर अंदर गिरती है। तो ये डिफरेंस है इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर अ डिमोलिशन ऑपरेशन। ठीक है, अब मान लो कि एक बार कोई स्ट्रक्चर डिमोलिश हो जाए या डिमोलिशन का काम खत्म हो जाए, उसके इमीडिएटली बाद क्या करना चाहिए? कंडक्ट साइट क्लियरेंस एंड डेब्रिज रिमूवल। जनरली क्या किया जाता है, सबसे पहले तो डस्ट सेटल की जाती है या फिर होने का सेटलिंग टाइम दिया जाता है। कभी कभी क्या रहता है कि मान लो कोई ऐसा एक्सप्लोजिव है जो ना फटा हो, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर फटने दिया जाता है या फिर उसका सर्वे किया जाता है एक्सप्लोजिव इंस्पेक्टर के। एक्सप्लोजिव कंसल्टेंट रहता है, एक्सप्लोजिव इंस्पेक्टर रहता है गवर्नमेंट का, और जो भी एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके हेल्प से सारे एक्सप्लोजिव्स क्या ब्लास्ट हुए कि वो देखा जाता है। देन साइट पर क्लियरेंस मिलता है लोगों को डेब्रिज वगैरह कलेक्ट करने में। तो ये सारी चीजें उसके इमिडिएटली बाद रहती है। कभी कभी तो वेट मेथड या फिर वाटर स्प्रेइंग भी किया जाता है। वाटर स्प्रेइंग की वजह से क्या होता है कि वेट मेथड इम्प्लीमेंट करके धूल मिट्टी ना उड़े, तो ये भी यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट है, what is the maximum allowable trench depth before protective system like shoring or trench boxes are required? कि भाई कितना डिस्टेंस या फिर कितना डेप्थ होना चाहिए जिसके आगे जाने के बाद आपको शोरिंग या ट्रेंच बॉक्स का इस्तेमाल वरना वहां पर करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है 2 मीटर। अगर 2 मीटर से कम डेप्थ का आपका ट्रेंच है तो कोई जरूरत नहीं है भाई। 2 मीटर से आगे 2.5 मीटर या 3 मीटर अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पर शोरिंग या ट्रेंच बॉक्स जैसे प्रोटेक्टिव सिस्टम का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एक्सकेवेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कॉमन एक्सकेवेशन मेथड नहीं है? जैसे कि ओपन कट, वैक्यूम, हॉरिजॉन्टल, फ्री फॉल एक्सकेवेशन। फ्री फॉल में क्या रहता है कि जो भी हेवी मटेरियल है सीधा जमीन में ऐसा छोड़ा जाता है, ड्रिल वगैरह जो भी शार्प रहता है, ताकि वो जमीन में धस जाए। और इस तरीके से फ्री फॉल एक्सकेवेशन होता है मशीन के। तो ये कॉमन नहीं है, जनरली इसका इस्तेमाल बहुत रेयरली किया जाता है। ठीक है, which technique is used most commonly used to detect underground GPR ground penetrating radar, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ट्रेंच बॉक्स। तो भाई ट्रेंच बॉक्स इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है? तो टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम केविंस। केविंस का मतलब कि जनरली जो ट्रेंचिंग वगैरह होता है उसमें मिट्टी धस जाती है, तो वो धसे ना, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ट्रेंच बॉक्स डालने के बाद क्या होता है यहाँ पर कि मिट्टी नहीं धसती है, अंदर कोई भी आदमी जाके यहाँ पर काम कर सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड यूटिलिटीज possess द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। मतलब जब ऐसी कौन सी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सप्लोजन का खतरा बना रहता है जब हम एक्सकेवेशन करते, खुद काम करते हैं तो गैस पाइपलाइन। जो भी फ्लेमेबल गैस की पाइपलाइन है दोस्तों, सबसे ज्यादा यहाँ पर रिस्क पजेस करती है। ठीक है,
तो इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन और गैस के पाइपलाइन को बहुत ही ज्यादा केयरफुली अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को इंस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच सेफ्टी मेजर शुड ऑलवेज बी टेकन बिफोर एक्सकेवेशन बिगिंस? कॉन्टेक्टिंग यूटिलिटी कंपनीज फॉर यूटिलिटी मार्किंग। यस, मैंने जैसे कहा था आपको कि यूटिलिटी का, अंडरग्राउंड यूटिलिटी का सर्वे किया जाता है, उनकी जो कंपनी रहती है उनको कांटेक्ट किया जाता है, और उनसे ब्लूप्रिंट मंगा के, उनके आदमी को मंगा के, उनको फीस पे करके भाई मार्किंग करके दो हमें कि भाई कहाँ कहाँ पर यूटिलिटी, जैसे कि इंटरनेट की केबल्स हो गया, या फिर आपका गैस का पाइपलाइन हो गया, वट एवर जो भी टेलीफोन लाइन्स है, वाटर का पाइपलाइन है, तो कोई भी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है, भाई हमें मार्किंग करके दो, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, डैमेज ना हो आपकी प्रॉपर्टी। ओके। व्हाट कलर कोडिंग इज टिपिकली यूज्ड फॉर मार्किंग अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल्स? तो रेड कलर का जो मार्किंग है, रेड कलर कोडिंग का मार्किंग यहाँ पर जनरली उसमें किया जाता है, केबल, इलेक्ट्रिकल केबल मार्किंग के लिए। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्किंग रहते हैं, ऐसे नहीं कि भाई ये स्टैंडर्ड ही है, लेकिन जनरली वाटर के लिए ब्लू किया जाता है, गैसेस के लिए आपका देखोगे तो येलो किया जाता है, इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेड किया जाता है। तो ये सारा चीजें मार्क करके वहां पर जो भी डेप्थ है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, टैगिंग किया जाता है कि भाई इसका डेप्थ 2 मीटर है, इसका 3 है, इसका 4 है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जब मार्किंग की जाती है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, तो उसमें हम पाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन हजार्ड एसोसिएटेड विद एक्सकेवेटिंग नियर द अंडरग्राउंड सीवर लाइंस? तो अंडरग्राउंड सीवर लाइन जो होती है, तो उसमें आपको यहाँ पर क्या खतरे हो सकते हैं? एक्सपोजर टू द टॉक्सिक गैसेस सच एज मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आप देखोगे कि गटर वगैरह जाती है, सीवेज लाइंस वगैरह होती हैं, तो ऐसी पाइपलाइन का मार्किंग वगैरह आप कॉर्पोरेशन से करा लोगे, और अगर वो गलती से डैमेज हो जाती है, तो उसमें क्या रहते हैं, मीथेन गैस बाहर आती है। मीथेन गैस से वहां पर फायर एंड एक्सप्लोजन का खतरा भी रहता है। और अगर हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस, H2S गैस जब बाहर आती है, तो वो हाईली टॉक्सिक गैस है, तो वहां पर लोग अनकॉन्शियस हो सकते हैं, और अगर ज्यादा ही गैस कोई पर्सन अगर इनहेल कर गया है, तो वहां पर वो कोमा जाके या फिर डेथ भी हो सकती है। तो उसके लिए ये दोनों खतरे सबसे ज्यादा है जब आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन, सीवेज लाइन जनरली स्पेशली, तो उसके साथ जब आप काम करते हो तो। What type of excavation is performed for laying underground pipes and cables? Trench excavation आपको करना पड़ता है। What is which of the following is not a protective system for trenching safety? नीचे दिए गए में से कौन सी प्रोटेक्टिव सिस्टम नहीं है ट्रेंचिंग सेफ्टी के लिए? तो वो है स्पीड एक्सकेवेशन। ठीक है। तो ये ट्रेंचिंग सेफ्टी में कोई भी प्रोटेक्टिव सिस्टम नहीं है। और बाकी के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, अगर आप देखोगे तो वो रिपीटेटिव है। मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मुझे ये बताइए कि अभी तक जो भी क्लास हुआ है, क्या इसमें कोई डाउट है आपको? यूनिट 4 में तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नो। ओके। तो बाकी का हम फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे।